जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। हम लोग आइए देखते हैं कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का विकास किस तरह से हुआ, इससे जुड़ी हुई कितनी नीतियां आई, कौन कौन से राजनीतिक परिस्थितियां इसके सहायक बनी विकास में, फिर कौन कौन से हमारे वैज्ञानिक महोदय इस विकास को बहुत आगे बढ़ाएं। तो वर्तमान में न्यूक्लियर एनर्जी का क्या अस्तित्व है भारत में और क्या उपलब्धियां हैं, इसका उत्पादन स्तर क्या है, वर्तमान में ये हमारे देश की कितने ऊर्जा की पूर्ति कर पा रही है, ये न्यूक्लियर एनर्जी, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के बारे में और ये पूरा हम लोग इसका टॉपिक एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग पहले टॉपिक देखेंगे भारतीय परमाणु नीतियाँ, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसीज। भारत में कौन कौन से परमाणु नीतियाँ लाई गई। दरअसल आज तक भारत में दो ही परमाणु नीतियाँ लाई गई। एक 1948 में जस्ट आज़ादी के कुछ ही दिन की बात है जो नेहरू के द्वारा लाई गई। दूसरा 1999 में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पीएम थे, उनके द्वारा लाई गई। भारत में आज तक ये दो पॉलिसी ही लाई है। वन बाय वन करके इन दोनों पॉलिसियों को हम लोग समझेंगे। पहले इसके आगे और क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे संगठनात्मक विकास। संगठनात्मक विकास में हम लोग देखेंगे कि इसका किस तरह से संगठन का विकास हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट किस तरह से भारत में हुआ, अर्थात ये परमाणु नीतियाँ जो लाई गई और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हुई और कौन कौन से आयोग आए, कौन कौन से समितियाँ गठित हुई और इस पर क्या क्या काम किया गया, हम लोग इस सारे के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि किस तरह से थोरियम आधारित, यूरेनियम आधारित, प्लूटोनियम आधारित कार्यक्रम चलाए गए, सारे के स्वरूपों का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर अगर हम लोग बात करें कि प्रयोगशाला या अनुसंधान रिएक्टर्स सॉरी कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस तकनीक को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ भारत में कौन कौन से प्रयोगशाला खोले गए और कौन कौन से अनुसंधान रिएक्टर्स खोले गए। अनुसंधान अर्थात रिसर्च की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। कुछ अनुसंधान के उद्देश्य से रिएक्टर्स बनाए गए हैं, उसी को हम लोग प्रयोगशाला कहते हैं, लेबोरेटरी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्टर्स बनाए गए हैं। उसके अलावा कुछ व्यावसायिक पर्पज से रिएक्टर्स बनाए गए हैं। रिएक्टर्स यानी जहाँ पे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और व्यावसायिक स्तर से बनाकर क्या किया गया है कि भारत में ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाया गया है। तो हम लोग लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे व्यावसायिक रिएक्टर तथा परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान स्थिति भारत में क्या है, कितने प्रतिशत है कुल भारतीय ऊर्जा के उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान है। इन सारी पहलुओं को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको तो शुरू करते ही हैं। तो फिर एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि ये परमाणु ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा जो है यानी न्यूक्लियर एनर्जी जो है, एटॉमिक एनर्जी जो है, इस एटॉमिक एनर्जी, ठीक है ना, इस एटॉमिक एनर्जी का क्या काम है, यानी हम लोग किस पर्पज से एटॉमिक एनर्जी का उत्पादन करना चाहते हैं, क्या इसका उद्देश्य है। तो हम लोग इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। न्यूक्लियर एनर्जी अर्थात परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी का क्या उद्देश्य है, तो हम लोग इसका देखेंगे एक विकासात्मक उद्देश्य और एक विनाशात्मक उद्देश्य देखेंगे। विकासात्मक उद्देश्य का मतलब विकास के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, इस तकनीक का और इस टेक्नोलॉजी का। दूसरा है कि विनाशात्मक, अगर हम लोग बात करें तो इसको आप देख सकते हैं। विनाशात्मक में आपको दो बातें याद होगी आपको, 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945, ये था हिरोशिमा, ठीक है ना, ये हिरोशिमा और ये क्या था, नागासाकी, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ के शहर थे, जापान के शहर थे, जो 1945 में बर्बाद कर दिए गए, ये एटॉमिक एनर्जी के थ्रू, एटम बम के थ्रू। ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है, अमेरिका द्वारा ये 2 बम गिराए गए थे जापान के 2 शहरों पर।
6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यह है जो दुर्घटना थी ये कितना विनाशात्मक थी, कितना विनाश लेकर आई थी। आपको पता है कि ये एटम बम क्या करते हैं? एक्चुअली एटम बम बहुत कम समय में इतनी ऊर्जा की मात्रा, और ये ऊर्जा जो होती है एटम बम में वो हीट के रूप में निकलती है, यानी उष्मा के रूप में निकलती है। और ये हीट के रूप में निकलकर, उष्मा के रूप में निकलकर यह बाहर क्या करती है कि टेम्परेचर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है कि हम और आप सजीव जीव की बात क्या करें, पेड़ पौधे की क्या बात करें। अगर आप लोहे का घर भी अगर बना देते हैं तो ये लोहे का घर गलकर राख हो जाएगा, इतनी टेम्परेचर बढ़ जाती है, इतना उष्मा निकल जाती है। और उसके बाद इतने रेडिएशंस निकलते हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक इसके प्रभाव दिखते हैं। इसके प्रभाव मिट्टी पर दिखते हैं, इसके प्रभाव एयर में दिखते हैं, इसके प्रभाव प्लांट सेक्टर पर भी दिखते हैं यानी पेड़ पौधे पर, फिर इसके अलावा एनिमल सेक्टर पर यानी जीव जंतु पर भी दिखते हैं। यहाँ तक कि यह बहुत सारे गुणों को प्रभावित कर देते हैं। तो ये विनाशात्मक रूप है हमारा एटम बम का, यानी न्यूक्लियर एनर्जी जो एटम बम से निकलती है इतने विनाश ला सकती है। तो अगर हम लोग विनाशात्मक में बात करें तो एटम बम के बारे में आप सुने हैं, यह एटम जो होता है इसी न्यूक्लियर एनर्जी पर है। और ये न्यूक्लियर एनर्जी का कौन सा प्रोसेस है? तो एक्चुअली एटम बम में अनकंट्रोल क्या होता है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, जिस पर ये एटम बम कार्य करता है। फिर हाइड्रोजन बम है, ये संलयन पर फ्यूजन रिएक्शन पर कार्य करता है। फिर नाइट्रोजन बम है, यानी मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, ये सब जो बम है एक्चुअली ये बम है, यानी हम सबको फोड़ देते हैं, यानी पूरे सृष्टि के विनाश के लिए ही यह नुकसानदेह है। इस एटम बम के प्रभाव से पूरा क्या कहते हैं वातावरण तहस नहस हो जाती है, पूरी बर्बाद हो जाती है दोस्तों। इससे बचता ही नहीं है कुछ, कई पीढ़ियों तक, दशकों तक इसके रेडिएशंस देखे जाते हैं। तो ये काफी विनाशात्मक का प्रयोग है हमारा, किसका? ये सिर्फ नाभिकीय ऊर्जा का। आप कहेंगे कि तो फिर ये विनाशात्मक है तो फिर इसका दूसरा भी पहलू हो सकता है, तो बिल्कुल विकासात्मक भी है, ये डेवलपमेंट के भी काम में आते हैं। बहुत सारी जगह पे ये परमाणु ऊर्जा जो है बहुत हमारे लिए कारगर है। आप सभी अक्सर सुने होंगे कि क्या कहते हैं कि कैंसर हो जाते हैं तो कैंसर का इलाज जो है वो कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी में होता क्या है कि एक तरह के रेडिएशन हमारे शरीर में पास किए जाते हैं, और वो रेडिएशन जो अनावश्यक सेल्स डेवलप हुए हैं और अनावश्यक अवांछनीय जो परिवर्तन आपके बॉडी में है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर आप सोचेंगे कि ये कैसे रेडिएशन भेजे जाते हैं? एक्चुअली विभिन्न प्रकार के आइसोटॉप्स बनाए जाते हैं कृत्रिम तरीके से, अर्थात समस्थानिकों का निर्माण किया जाता है। और इन समस्थानिकों का निर्माण करने के कारण आज हम कई क्षेत्रों में नाभिकीय ऊर्जा का विकासात्मक रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं, कीमोथेरेपी जैसे इलाजों में प्रक्रिया में इसका विकास करते हैं, पशु संवर्धन में भी करते हैं। आप देखे हैं पशु संवर्धन का मतलब है कि ज़्यादा उत्पादन अर्थात दूध देने वाली पशुओं को भी बनाया गया है। ये कैसे किया जाता है? एक्चुअली इन रेडिएशंस की मदद से उनके जीन लेवल तक परिवर्तन किए जाते हैं, जेनेटिक गुणों में छेड़छाड़ किया जाता है और उत्तम क्वालिटी के आज के डेट में नए नए पशु प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हैं, आपका पशु संवर्धन के क्षेत्र में भी हैं, और साथ साथ ही ये कृषि क्षेत्र में भी हैं। आज देख रहे हैं कि एक से एक नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है और बहुत सारे जगहों पर आप नए नए चीज़ देख रहे हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार के आइसोटोप्स बनाकर रेडिएशन से नए नए गुण वाले प्लांट विकसित किए जाते हैं, और आज हम लोग देख रहे हैं कि उत्पादन को, पैदावार को बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब, न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब कि एटम बम फोड़ दो, यही है न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो विनाशात्मक रूप है। न्यूक्लियर एनर्जी का ये सकारात्मक भी रूप है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पशु संवर्धन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे।
आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये परमाणु जो पॉलिसी लाई गई भारत में, न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लाई गई, इसमें कौन कौन सी नीतियाँ लाई गई और इन नीतियों का क्या क्या उद्देश्य था। तो नीतियाँ दो आई। एक प्रथम नीति आई आपका, ठीक है ना, प्रथम नीति आया आपका, ठीक है ना, 1948 में। दोस्तों ये अगस्त 1948 में ही नीति आ गई थी और इस नीति का मुख्य उद्देश्य जो था, फर्स्ट न्यूक्लियर ड्राफ्ट पॉलिसी जो आई, इसका मुख्य उद्देश्य था परमाणु तकनीक का शांतिपूर्ण विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना है। आइए इसकी पूरे पृष्ठभूमि को हम लोग समझते हैं, देखते हैं ये शांतिपूर्ण विकासात्मक कार्यों में कैसे करेंगे। अभी मैंने थोड़े देर पहले आपको विकासात्मक प्रयोग के बारे में बताया इसके, तो आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें कि ये परमाणु नीति 1948 में कैसे आई, जस्ट हम लोग देश आज़ाद हुआ था 1948 में, फिर इसकी पृष्ठभूमि कैसे रहा, ये कैसे आया, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। आप हम सब जानते हैं कि 1907 में, ठीक है ना, 1907 में, जरा ध्यान से सुनेंगे, 1907 में साकची, ठीक है ना, साकची नामक स्थान पर, 1907 में साकची नामक स्थान पर जो झारखंड में मौजूद है, सिंहभूम जिले में मौजूद है, और यहाँ पर वर्तमान समय में टाटा एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए टाटा एक फैक्ट्री भी है। ये टाटा फैक्ट्री जो लगी थी उस गांव का नाम साकची था और इस लौह इस्पात फैक्ट्री का स्थापना 1907 में हुआ था जमशेद टाटा के द्वारा। तो ये आपको लग रहा होगा कि मैं इनकी कहानी क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली हमारे देश में सबसे पहले ये परमाणु ऊर्जा के तहत जो नीतियाँ लाई गई और जो हमारे साइंटिस्ट थे रिसर्च करने चले और उनको जो ज़रूरत की चीज़ें जो थी और जो फंडिंग की ज़रूरत पड़ी, अर्थात पैसे की ज़रूरत पड़ी, एक्चुअली ये टाटा कंपनी ने ही फंडिंग किया था। और इसी कंपनी ने 1948 में हमारे कुछ शास्त्रीय वैज्ञानिकों को बहुत सारी सुविधाएं देकर इनको आगे बढ़ने में मदद किया। तो एक्चुअली आप जानते हैं कि टाटा महोदय जो थे एक पारसी समुदाय से थे और पारसी समुदाय पर आप जानते हैं कि हमारे पूरे दुनिया में कत्लेआम हुआ उनपर, हर जगह पर पारसी समुदाय के खिलाफ मुहिम चलाई गई, लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश रहा जिसने सदैव पारसियों पर क्या किया, दया दिखाया, इसने कभी कत्लेआम पारसियों पर नहीं किया। आप जानते होंगे, अगर आप इतिहास के पृष्ठभूमि में जाएं तो पारसियों का मूल स्थान जो है वास स्थान ईरान वगैरह में है। ईरान में भी उन पर बहुत कत्लेआम हुए और इजराइल में भी ऐसा बहुत सारे पारसियों का क्या हुआ, वास स्थान है। और भारत का शुरुआती दौर का इजराइल से कोई राजनीतिक संबंध नहीं था और हम लोग आज़ादी के 50 वर्षों तक समझें कि इजराइल की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे आज़ादी के शुरुआती जो दौर थे वह कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी। तो वो पार्टी जो सामान्य तौर पर ये देखी गई कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के प्रति, मुस्लिम देशों के प्रति थोड़ा सकारात्मक रूप से झुकी हुई रही, बाकी पर ध्यान नहीं दी। इसलिए इजराइल जैसे देशों में तो दूतावास तक नहीं खोले गए थे बहुत दिनों तक। लेकिन 1998 में 98 में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान से यह आगे प्रक्रिया बढ़ी और बहुत सारी चीज़ें आई। तो ऐसे मैंने पारसी समुदाय की थोड़ी सी बातें मैंने बता दी। एक्चुअली पारसी समुदाय के सामने आपको मैं बताऊं कि कुछ हमारे शास्त्रीय वैज्ञानिक थे जो ऐसे ही कुछ करते रहते थे। तो इससे ये शास्त्रीय वैज्ञानिक लोग एक्चुअली टाटा महोदय के पास गए और इन्होंने कहा कि हम लोग कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। तो वो सोचे कि अच्छी बात है, कीजिए, रिसर्च करने के लिए क्या दिक्कत है। मुंबई में आपका मेरा एक क्या है, एक मकान पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप रिसर्च कीजिए। तो टाटा महोदय ने मुंबई में पड़े हुए मकान को उनको रिसर्च के लिए लैब के तौर पर दे दिए। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने एक क्या कहा कि रिक्वेस्ट किया कि जब हम लोग एक साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करेंगे तो हमको क्लर्क चाहिए, चपरासी चाहिए, बहुत सारे अन्य लोगों को भी ज़रूरत है। तो टाटा महोदय ने इनसे सवाल किया कि आखिर आप चाहते हमसे क्या है, बताइए आप खुल करके आप हमसे क्या चाहते हैं।
तो वो चाहे कि पूरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, यानी पैसा भी आप खर्चिए। तो उन्होंने टाटा महोदय ने ये कहा कि आप जाइए, आप रिसर्च कीजिए, पूरा का पूरा फंडिंग यानी पैसे की उपलब्धता वो मेरी जिम्मेवारी है, वो सब हम आगे आपको देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसकी शुरुआत हुई, भारतीय परमाणु नीति की शुरुआत होती है। फिर इसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो अंतरिम सरकार में चुने गए थे वो हमारे थे, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनको बहुत सारे वैज्ञानिकों से व्यक्तिगत लगाव भी था और उस समय चंद वैज्ञानिक हमारे देश के लोग थे। तो उसमें से बहुत सारे वैज्ञानिक जो लोग थे उनके भाई नाम भी हमारे प्रधानमंत्री लोग या बड़े लीडर लोग जानते थे, और वो वैज्ञानिक लोग भी बड़े लीडर से बहुत मिलकर रहते थे, क्योंकि बहुत कम आबादी थी और वो एक दूसरे से मिलकर रहते थे। तो इस परिस्थिति में होमी जहांगीर बाबा के से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो नेहरू थे वो पूछे कि आप बाबा, आप जानते होंगे होमी जहांगीर बाबा को, जिनका दुर्भाग्यवश एक वायुयान दुर्घटना में मौत हुआ जब वो इंग्लैंड के यात्रा पर जा रहे थे। तो और कुछ ऐसे भी डिबेट है, ये विवाद का विषय है कि अमेरिका ने मरवा दिया उनको। तो ये तो अब क्या है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन होमी जहांगीर बाबा को फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन आवर कंट्री कहा जाता है, पिता कहा जाता है परमाणु ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा के विकास का हमारे भारत में। तो होमी जहांगीर बाबा से इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम पीएम थे, उन्होंने एक सवाल किया। क्या सवाल किए? उन्होंने सवाल ये किए कि बाबा जी आप ये बताइए कि क्या यह तकनीक हमारे देश के काम हित में है? क्या हमारे भावी समय में यह काम आने वाला है? आपका ये जो रिसर्च है और ये तकनीक है, क्या ये हमारे लिए क्या यूजफुल रहेगा, ये उपयोगी रहेगा? तो होमी जहांगीर बाबा ने एक बहुत बड़ा जवाब दिया था। उस जवाब को जरा सुनेंगे। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, उन्होंने जवाब दिया कि जीवाश्म ईंधन जो है हमारे धरती में के अंदर करोड़ों वर्ष में, लाखों वर्ष में बने हुए हैं और आने वाले समय में ये जीवाश्म ईंधन फॉसिल्स फ्यूल समाप्त होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन फॉसिल्स फ्यूल ये खत्म होने वाले हैं। तो इस परिस्थिति में आगे आकर ऊर्जा आपूर्ति की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और इस ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए हम लोगों को ये तकनीक की यानी न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप इस पर ध्यान दीजिए। तब जाके हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी इनको बहुत सपोर्ट मिला और तब जाके हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम और पॉलिसीज और इसकी तकनीकों की, टेक्नोलॉजी की विकास की रफ्तार पकड़ी और वहाँ से आगे का ये फिर हमारा सिलसिला चलना आरंभ हुआ। अब ये सब चलते चलते चला गया और ये सब आरंभ होते चला गया। फिर इसमें हमारा, आपको एक पता होगा यहाँ पर एक बात आपको कि हमारा देश शुरुआती 50 वर्षों तक, यूँ कहें कि 1991 तक, 1991 तक के आसपास या 90 के दशक तक अगर देखिए तो हमारा अमेरिका से कोई रिलेशन नहीं था और हमारा अमेरिका जो धरती का देश, सर्वशक्तिमान देश और पूरा इकोनॉमी उसके चारों तरफ घूमती थी और हमारा उसे रिश्ता नहीं रहा। और हमारा रिश्ता जो रहा बेशक हमारा रशिया के तरफ रहा, रूस के तरफ रहा और रूस ने हमको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन हमारे दो पड़ोसी जो देश थे, पाकिस्तान और बगल में चीन, ये दोनों हमारे ध्रुव विरोधी थे और ये दोनों हमको तो परेशान करते थे हमारे देश को। और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, चीन भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। इस स्थिति में यह बहुत बड़ा निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए एक करेजियस व्यक्ति की जरूरत थी। इस करेजियस व्यक्ति का जो भारत को मिला, ये ऐसे इंसान, वह इंदिरा गांधी के रूप में मिला, जो 1971 में क्या हुआ कि हमारा एक बेहतर रिलेशनशिप स्थापित हुआ रूस के साथ है। और 1971 में भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में कर दिया, बांग्लादेश बन गया और क्या हो गया, पाकिस्तान बन गया। और उसी समय इंदिरा गांधी के प्रयास से एक रूस के साथ समझौता हुआ और उस समझौता से रूस के साथ हमारा मित्रता और बढ़ गई और ये हमारा क्या फिर हुआ, आगे ये परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ता चला गया। और 1974 में जाकर
फिर एक हमारा परीक्षण होता है, एटॉमिक परीक्षण होता है। आप सब इस पर कई बार बातें जानते होंगे। 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ आपका, ये पहला एटम बम का परीक्षण जो था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। ये इसमें आपने एक शब्द सुना होगा, इस समय कोडिंग का इस्तेमाल किया गया था, बुद्ध मुस्कुराए। बड़ा अजीब सा बात लगता है ना आपको। एटम बम हिंसा का प्रतीक है, वायलेंस का प्रतीक है, और बुद्ध शांति का प्रतीक है। और यह शांति का प्रतीक जो है और ये हिंसा का प्रतीक है, दोनों में विरोधाभासी है। लेकिन ये हमारे लिए कोडिंग मैसेज था जिसको किसी ने नहीं पढ़ पाया। हमारे लिए ये बहुत था, क्योंकि ये हमारे विश्व बिरादरी जो थे हम पर ये नजर गड़ाए हुए थे। और उस स्थिति में आपको पता होगा, अगर आपने इतिहास के पन्नों में मॉडर्न आजाद भारत के इतिहास को पढ़ा होगा, तो 1974 में ये परमाणु परीक्षण हुआ और NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से जो 40 देशों का ग्रुप है, इसने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अमेरिका जैसे बहुत सारे देशों ने हमारे भारत पर बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाएगा। और इस स्थिति में भारत की हमारी आर्थिक स्थिति उस समय बहुत चरमरा गई होगी। खास करके आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है 1975 में, यानी 25 जून 1975 को, उस इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में अगर आप जाइएगा तो एक पृष्ठभूमि में ये भी आएगा कि 1974 की ये पॉलिसी, ये परमाणु परीक्षण, क्योंकि इस परमाणु परीक्षण की वजह से 1974 में भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे। और इस प्रतिबंध की वजह से भारत में सामानों के मूल्य में बहुत वृद्धि हो गई, बहुत सारे सामानों का आयात नहीं हो पा रहा था। और इसकी वजह से भारतीय समुदाय इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई थी और सामानों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी और इसका प्रभाव हुआ। यानी ये भी एक कारण था, फैक्टर था। इमरजेंसी के पृष्ठभूमि में अगर जाएंगे तो आप ये भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। अब आते हैं कि ये प्रयोग से हमारा देश परमाणु संपन्न देश हो गया। और ये परमाणु संपन्न जब देश हो गया तो फिर इसके हम लोग आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। फिर ये आगे जब हमारा ये चला प्रोग्राम, तो फिर इस समय जो एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो ये जो शुरुआती दौर के विकास थे, ये हमारा परमाणु तकनीक का शांतिपूर्ण बस कार्यों में प्रयोग था, ऐसा हमारा एक मानना लेकर चला गया था। तो प्रथम नीति का यही मूल उद्देश्य था और जो यहाँ तक चला गया और ये सब आगे यहाँ तक चला। फिर द्वितीय नीति आया 1999 में, सॉरी 1999 नहीं होना चाहिए, ये 1998 98 नहीं 99 ही सही है, ठीक है। 1999 में द्वितीय नीति आई। इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और इसी समय पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक पद सृजन किया गया। इससे पहले के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं थे, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजन किया गया और ब्रजेश मिश्रा पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। और इन लोगों के आपसी सहयोग से और सबके मिलने से जो द्वितीय न्यूक्लियर ड्राफ्ट का आया, यानी पॉलिसी आई, दूसरा द्वितीय नीति जो आई, इसका मूल उद्देश्य था कि न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता के साथ प्रथम परमाणु हमला न करने की घोषणा। एक्चुअली उस समय अमेरिका कहता था कि आप इतना ही एटम बम बनाइए, शायद 70 के आसपास भारत पर यह शर्त रखा था। भारत ने कहा कि ठीक है हम 70 ही बनाएंगे, आप बनाना रोक दीजिए। बहुत सारी इस पर बातें होती थी। उस समय ये भी एक आया था कि अमेरिका ने प्रेशर बनाया कि आप ये नहीं करिए, तो अमेरिका पर भारत ने जवाब दिया कि अगर आप न्यूक्लियर जितने भी पावर आपने डेवलप किए हैं अगर आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो भारत ने कहा कि अगला दिन हम पूरा कर देंगे। तो इन लोगों की साहस और सूझबूझ से हमारा भारत ये सेकंड पॉलिसी भी लेकर न्यूक्लियर एनर्जी का आया और ये द्वितीय नीति से हमारे फिर ये बढ़ी। इसमें हमारे तरफ से एक शर्त रखी गई कि हाँ हम पहले हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग किया गया किसी के द्वारा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। खास करके पाकिस्तान की तरफ इशारा था, वहाँ पर हमारे लोगों ने यह जवाब दिया था कि जिस दिन अगर ये हमला किया उसका अगला दिन ज्योग्राफी उनका हम मिटा देंगे। ऐसा हमारा बहुत सारा बातें हुआ था ये परमाणु पॉलिसी में। और आपको पता होगा कि भारत में ये
जो भारत की ये जो परमाणु पॉलिसी जो हुई और भारत की जो न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरना, ये पाकिस्तान को बहुत मतलब ये किया था और वह इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने एक रूल भी डेवलप किया था, थाउजेंड्स, ठीक है ना, थाउजेंड्स, ठीक है ना, कट, थाउजेंड कट्स, ठीक है ना, एंड ब्रीड्स, ठीक है ना, थाउजेंड कट्स एंड ब्रीड्स, 1000 घावे एवं रिश्ता हुआ खून। इस तरह की उन्होंने, इसका मतलब था कि हम भारत को घावे देंगे और वो घाव रिस कर भारत को डुबा डालेगा। ऐसे उनकी बहुत सारी चीज़ें थी। हालांकि ये फॉरेन पॉलिसी में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप में टॉपिक जब शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक दूसरे के देश के प्रति कौन कौन सी